नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राजेंद्र यादव आज फिर से मिशन ज्ञान की लाइव रिवीजन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार बच्चों। नमस्कार बच्चों, मैं राजेंद्र यादव कक्षा 10 की लाइव रिवीजन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मिल रहे हैं आपकी गणित के दूसरे टॉपिक बहुपद के साथ। आशा करता हूं आपको पहला टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। उसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे को बता सकते हो। कोशिश यही रही है कि कोई भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम नहीं आई होगी शायद। चलिए बढ़ते हैं बहुपद की ओर। बच्चों, जो आपका दूसरा टॉपिक बहुपद है, इसमें से आपके दो क्वेश्चन आएंगे। एक प्रश्न आएगा वस्तुनिष्ठ प्रकार का और दूसरा प्रश्न आएगा लघुत्तरात्मक प्रकार का। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो 1 नंबर का होगा और लघुत्तरात्मक प्रश्न 2 नंबर का होगा। कुल मिला के आपके 3 नंबर का इसका अंक बाहर रहेगा। इस चैप्टर में से 3 नंबर के प्रश्न आएंगे। एक लघुत्तरात्मक प्रश्न, एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न। लघुत्तरात्मक 2 नंबर का, वस्तुनिष्ठ 1 नंबर का। कुल मिला के 3 नंबर का एक टॉपिक रहेगा और अच्छा खासा ये आपके एग्जाम में वेटेज लेके आ रहा है। तो आप इसको बहुत ही ईमानदारी के साथ बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। कोई डाउट हो तो आप तुरंत कमेंट करके हमें बताएंगे। और हमारी कोशिश एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही करवाए जाएं। इसके लिए आपका क्विक रिवीजन सेशन चल रहा है। उस क्विक रिवीजन में लगभग कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन, ज़्यादातर क्वेश्चन आपके यहाँ रिवीजन सेशन में ले लिए जाएं, जिससे कि अगर कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो वहाँ आपके सही होने की प्रोबेबिलिटी, सही होने की प्रायिकता सबसे ज़्यादा रहे और क्वेश्चन गलत ना हो। चलिए बढ़ते हैं इस टॉपिक में आगे की तरफ। देखो, बीजगणित में जो बहुपद है ये होता क्या है बच्चों? बहुपद क्या होता है? बीजगणित में धन यानी प्लस का साइन, धन प्लस का साइन और ऋण मतलब माइनस का साइन। धन का मतलब प्लस का साइन, ऋण का मतलब हो गया माइनस का साइन से संबंध कई पदों के व्यंजक को बहुपद कहते हैं। अब देखो किस प्रकार बनता है व्यंजक। जैसे मान लो मैंने बोला पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक व्यंजक बन गया। इस व्यंजक में देखो 3 पद हैं, एक पद, दूसरा पद और तीसरा पद। यहां दोनों जगह धन चिन्ह है, इसका मतलब प्लस का साइन है। और इस पूरे व्यंजक को पोलिनोमियल कहते हैं, बहुपद कहते हैं। ये तो है ए एक्स स्क्वायर, बी एक्स और सी, ये तो है इस बहुपद के पद। इसका मतलब कई पदों में ये तो आगे पद, और इनसे संबंध जो व्यंजक है इसको बोलेंगे पूरे को व्यंजक। और इस व्यंजक को अपन क्या बोलेंगे? बहुपद बोलेंगे, पोलिनोमियल बोलेंगे। जैसे मान लो क्यू एक्स में बोल सकता हूं ए एक्स क्यूब माइनस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स और माइनस का डी। धन और ऋण दोनों चिन्ह मैंने यहां लगा दिए। देखो यहां प्लस का साइन है। अगर किसी संख्या के आगे कोई भी चिन्ह नहीं दे रखा हो, साइन नहीं दे रखा हो, तो क्या माना जाता है? प्लस का मान लिया जाता है। यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ प्लस का, या माइनस का, इसका मतलब धन और ऋण दोनों चिन्ह आ रहे हैं। और दोनों चिन्हों से संबंध कई पदों का समूह है। इनका जो कई पदों का जो व्यंजक है, इसी व्यंजक को क्या बोलेंगे बच्चों? बहुपद बोलेंगे। इसका मतलब काफी सारे पदों को अगर एक जगह में लिख दूं तो इस प्रकार बने हुए व्यंजक एक्सप्रेशन को ही क्या बोलेंगे? बहुपद बोलेंगे। आपको समझ में आ गया होगा, ज्यादा इसमें कुछ समझाने वाली बात है नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। गुड मॉर्निंग ऑल, सबको गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड इवनिंग। चलिए हेलो, बिल्कुल ठीक है। अब हेलो हो गया, आप पढ़ने में ध्यान दो। अगर कोई डाउट हो तो आप तुरंत कमेंट करो। हो गया हेलो सबको? हेलो, बिल्कुल। चलो
पढ़ाई में ध्यान दो, फालतू कमेंट नहीं करने आपको। कोशिश ये करो कि अगर कोई जेन्युइन आपको डाउट आ रहा हो, आपको लगता है कि यहाँ मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, वही आप कमेंट करें, फालतू के कमेंट ना करें। इसमें आपका भी टाइम वेस्ट होता है और मेरा भी टाइम वेस्ट होता है बार बार कमेंट देखने में। आपको अगर जेन्युइन डाउट हो तो आप तुरंत कमेंट कर सकते हो, उसके ऊपर मेरा बिल्कुल हमेशा ध्यान है और मैं ध्यान देता रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। डाउट आए तो आप तुरंत बोलना। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। बहुपद की घात क्या होती है? देखो, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद पी अक्ष में चर अक्ष की उच्चतम घात पावर ही बहुपद की घात कहलाती है। देखो, जैसे मान लो ये पी अक्ष है, मैं यहां लिख रहा हूं इसको, पी अक्ष इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस का 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 5, ये बहुपद मैंने लिख दिया। यहां देखो इसकी घात, यहां अक्ष अक्ष है ही नहीं, इसका मतलब चर पद है ही नहीं, चर पद नहीं है तो इसकी घात क्या होगी? 0 होगी बच्चों। यहाँ इसकी घात, अक्ष की घात 1 है, यहाँ अक्ष की घात 2 है, स्क्वायर लगा है 2 हो गई घात, और यहाँ क्यूब लगा है मतलब घातांक क्या हो गई? 3 हो गई। यहाँ घात 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है। और बहुपद की घात का मतलब क्या होगा? सबसे ज्यादा घात, सबसे बड़ी घात यहाँ 3 मिल रही है, तो इस बहुपद की घात क्या हो गई बच्चों? 3 हो गई। तो ये क्या हो गया? क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया, आपका त्रिघात बहुपद हो गया। अगर चर की घात 1 भी दे रखी है, 2 भी दे रखी है, 3 भी दे रखी है, 0 भी दे रखी है, सब घातें दे रखी हैं, तो आपको क्या देखना है कि सबसे ज्यादा घात किसकी है? जो सबसे ज्यादा घात होगी वही क्या होगी? बहुपद की घात होगी। तो यहाँ सबसे ज्यादा घात 3x स्क्वायर, 3x क्यूब में किस क्या है? 3 है, और जो बहुपद की घात आपकी बन जाएगी इस प्रकार, वो क्या बनेगी? 3 बनेगी। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, बहुपद की घात क्या हो गई? 3 हो गई। देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है 5x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2। यहां देखो, ये प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है, धन और ऋण चिन्ह है, और ये इसके पद हैं। तो इन पदों को धन और ऋण के साथ संबंध अगर एक्सप्रेशन बना दें, इनको जोड़ के एक एक्सप्रेशन बना दे, तो उस पर एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे? बहुपद बोलेंगे। इस प्रकार क्या हो गया? ये बहुपद हो गया। तो देखो आप, देखो आप, यहां अक्ष का पद ही नहीं है, इसका मतलब 2 में अक्ष नहीं है। 2 में अक्ष नहीं है तो इसकी घात क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। 2 को आप लिख सकते हो 2 गुणा अक्ष की घात 0, और अक्ष की घात 0 क्या हो गई? 1 हो गई। तो ये क्या हो गया? यहाँ तो अक्ष की घात 0 है, यहाँ अक्ष की घात क्या है बच्चों? 1 है, और यहाँ अक्ष की घात क्या है? 2 है। तो अधिकतम घातांक यहाँ 2 बन रही है, तो बहुपद की घात क्या हो गई? 2 हो गई। अब देखो दूसरी एक्सप्रेशन एक और है, यहाँ अक्ष है ही नहीं, तो यहाँ क्या लिख सकते हो? अक्ष की घात 0, और यहाँ क्या है? अक्ष की घात 1। तो यहाँ अधिकतम घातांक क्या आ रही है? अधिकतम घातांक 1 आ रही है। तो अधिकतम घात 1 है, तो बहुपद की घात भी क्या बन गई? 1 बन गई। ये हो गया रेखिक बहुपद, ये हो गया द्विघात बहुपद, और ये आपका बन गया त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पोलिनोमियल। बताओ यहां तक कोई डाउट है तो आप मेरे को बोल सकते हो। बिल्कुल आसान सा टॉपिक है। अगर घातांक 1 होगी तो रेखिक बहुपद होगा, 2 होगी तो द्विघात बहुपद होगा, 3 होगी तो त्रिघात बहुपद हो गया, क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया। अगर अब घात की बात करें तो घात क्या होती है? अगर किसी एक्सप्रेशन, किसी पोलिनोमियल एक्सप्रेशन में जो चर है उसकी अधिकतम घात 3 आ रही है, सबसे ज्यादा सबसे बड़ी घात 3 आ रही है, तो उस बहुपद की घात 3 हो जाएगी। अगर सबसे बड़ी घात 2 आ रही है तो उस बहुपद की घात 2 हो जाएगी। अगर सबसे बड़ी घात 1 आ रही है तो बहुपद की घात 1 हो जाएगी। अगर कुछ नहीं आ रही, जैसे मान लो आपको ये दे दिया जाए पी एक्स इज इक्वल टू 2, मैं यही दे दूं, तो यहाँ क्या है? यहाँ अक्ष है ही नहीं, चर पद है ही नहीं, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो 2 गुणा अक्ष की घात 0, क्योंकि अक्ष की घात 0 क्या है? 1 है, और 2 को 1 से गुणा करो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो यहाँ बहुपद की घातांक क्या हो गई? 0 हो गई। तो पी एक्स बराबर जो 2 है, पी एक्स बराबर जो 2 है, इसमें बहुपद की घात क्या हो गई बच्चों? इसमें बहुपद की घात हो जाती है 0, और इसको बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। इसका मतलब है एक ऐसा पोलिनोमियल जिसमें कोई वेरिएबल ना हो, चर पद नहीं हो, केवल और केवल ये कांस्टेंट वैल्यू हो। इन्हीं पोलिनोमियल्स को, इन्हीं बहुपदों को क्या बोलेंगे? 0 घात के बहुपद बोलेंगे।
यहां तक आशा करता हूं सबको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुपदों के प्रकार, अब कितने प्रकार के होते हैं बहुपद? बहुपद समझ में आ ही गया आपको। अगर मैं चरों के जो पद हैं उन पदों को प्लस और माइनस के साथ लिखता जाऊं तो एक जो एक्सप्रेशन बनेगी उस एक्सप्रेशन को मैं बहुपद बोलूंगा। अब बहुपद कितने प्रकार के होते हैं देखो, सबसे पहला है रेखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। यदि किसी बहुपद की अधिकतम घात, इस पे आपको गौर करने की जरूरत है, अगर पॉलिनोमियल की अधिकतम घात एट मोस्ट अगर 1 हो, 1 हो, तो वह बहुपद रेखिक बहुपद कहलाता है। देखो एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। यहां देखो, यहां अक्ष पद है ही नहीं, तो अक्ष नहीं है तो मैं अक्ष की घात 0 मान लूं, अक्ष है ही नहीं तो इसको 0 बोल देता हूं, तो यहां तो हो गई अक्ष की घात 0, और यहां अक्ष की घात क्या है 1 है, तो यहां अधिकतम घात मेरे पास क्या बन रही है 1 बन रही है, और इस प्रकार क्या हो गया बच्चों ये रेखिक बहुपद हो गया। और यहां अगले एग्जाम्पल में देखो, यहां भी अक्ष नहीं है तो इसको तो देखने की जरूरत ही नहीं है, और यहां अक्ष की घात 1 बन रही है, इसका मतलब अधिकतम घात क्या बनी 1 बनी, तो ये भी क्या हो गया रेखिक बहुपद हो गया। यहां तक अगर आपको किसी को डाउट है तो आप मेरे को बोल सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और शायद ऐसा कुछ है नहीं इनमें कि डाउट हो, कोई डाउट नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। सिंपल सा ये है, रेखिक बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 0 बन जाए, सॉरी 1 बन जाए, अधिकतम घात क्या बन जाए 1 बन जाए, तो वो क्या हो जाएगा बहुपद रेखिक बहुपद हो जाएगा। चलिए अगला है द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यदि किसी बहुपद की अधिकतम घात, बहुपद की अधिकतम घात 2 हो, अगर अधिकतम घात 2 हो जाए तो वह बहुपद द्विघात बहुपद कहलाता है। देखो बच्चों यहां अक्ष है ही नहीं, यहां अक्ष नहीं है तो यहां अक्ष की कोई घातांक भी मौजूद नहीं है, आप बोल सकते हो 0 घात है, जिससे अपने को कोई मतलब है नहीं। अब देखिए यहां अक्ष की घात क्या है 1 है, और यहां अक्ष की घात कितनी है 2 है, तो अधिकतम घात कितनी बन रही है 2 बन रही है, और अधिकतम घात 2 बन गई तो ये क्या बन गया द्विघात बहुपद बन गया। यहां देखो अक्ष की घात अधिकतम कितनी बनी 2 बनी, तो ये भी क्या बन गया द्विघात बहुपद। यहां भी अक्ष की अधिकतम घात कितनी बनी 2 बनी, तो ये भी क्या बन गया द्विघात बहुपद हो गया। यहां तक अगर आपको कोई डाउट है तो बता सकते हो। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है त्रिघात बहुपद क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघात बहुपद क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखो यदि किसी बहुपद की अधिकतम घात 3 हो, अधिकतम घातांक यदि 3 हो जाए तो वो बहुपद बच्चों क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी त्रिघात बहुपद कहलाता है। यहां देखो घात 3 आ गई, अधिकतम 3 है त्रिघात हो गया, यहां भी अधिकतम 3 है त्रिघात हो गया, यहां 2 है और अधिकतम 3 है, तो ये भी क्या हो गया त्रिघात बहुपद हो गया। तो ऐसा बहुपद जिसके अधिकतम घातांक 3 हो क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी त्रिघात बहुपद कहलाता है। ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घातांक 2 हो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका मतलब द्विघात बहुपद कहलाता है। और ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घातांक 1 हो वो लीनियर पॉलिनोमियल यानी रेखिक बहुपद कहलाता है। यहां तक आशा करता हूं सबको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को बता सकते हो। समझ नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्या डाउट है बताइए आप। ऐसा कुछ नहीं है इसमें, बहुत आसान है। एक बार दोबारा रिवाइज करवा देता हूं। यदि यदि अक्ष की अधिकतम घातांक 1 हो तो लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा, रेखिक बहुपद बन जाएगा। यदि अक्ष की अधिकतम घातांक 2 हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा, द्विघात बहुपद बन जाएगा। और यदि अक्ष की अधिकतम घातांक 3 हो तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाएगा, इसका मतलब है त्रिघात बहुपद बन जाएगा। बहुत आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेखिक बहुपद के शून्यक। देखो बच्चों ये जो शब्द है शून्यक, ये शब्द थोड़ा कंफ्यूज करता है, कंफ्यूजिंग शब्द है। शून्यक का मतलब आप समझते होंगे शून्य से, पर ऐसा कुछ नहीं है। शून्य का मतलब, शून्यक का मतलब शून्य नहीं होता। बहुपद के शून्यक का मतलब यह होता है ऐसी अक्ष की वैल्यू, ऐसा अक्ष का मान जहां पर पूरा का पूरा बहुपद 0 हो जाए, शून्य हो जाए, उस वैल्यू को, उस अक्ष के मान को बहुपद का शून्यक कहते हैं। शून्य का मतलब 0 नहीं है, शून्य का मतलब 0 नहीं है, शून्य नहीं है। शून्य का मतलब यह है कि अक्ष की वह वैल्यू, अब वो वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, -1 भी, 1/3 भी, √2 भी, -√2 भी, कुछ भी वैल्यू हो सकती है अक्ष की,
और उस वैल्यू को आपने अगर पी एक्स में पुट कर दिया, पी एक्स में रख दिया, और रखने के बाद अगर पी एक्स का मान 0 हो जाए, टोटल अगर 0 मिल जाए, तो वो अक्स की वैल्यू बहुपद का क्या कहलाएगी? शून्य कहलाएगी, 0 कहलाएगी। शून्य का ये मतलब है। अब देखो पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी, इसको मेरे को शून्य करना है। देखो ए एक्स प्लस बी बराबर इसको 0 करना है। 0 का मतलब ये जो बहुपद आपका पी एक्स है ये 0 बन रहा है। अब ये 0 बन रहा तो देखो ए एक्स प्लस बी बराबर 0, ये प्लस का बी इधर आएगा तो क्या बन जाएगा बच्चों? माइनस बी। तो यहाँ ए एक्स हो गया माइनस का बी, और अक्स क्या बन गया? माइनस का बी अपॉन ए बन गया। तो यहां अगर आप अक्स की वैल्यू माइनस का बी अपॉन ए रख दोगे तो ये बहुपद क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। देखो मैं रख के बताता हूं आपको। आपका बहुपद है पी अक्स इज इक्वल टू ए अक्स प्लस बी, और जो अक्स की वैल्यू है वो माइनस का बी अपॉन ए रखो आप। ये देखो ए, और इसको रखेंगे माइनस का बी अपॉन ए, और ये प्लस का बी। देखो ए से ए कैंसिल हो गया, यहां बचा माइनस का बी और यहां बचा प्लस का बी। देखो कट के क्या हो गया? 0 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप अक्स की वैल्यू माइनस बी बटे ए रखोगे इस पॉलिनोमियल में, इस बहुपद में, तो इसका टोटल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि जो अक्स बराबर माइनस का बी अपॉन ए है वो बहुपद ए एक्स प्लस बी का क्या है? शून्यक है। ये क्या है? इसका 0 है। इसका मतलब इसको क्या कर रहा है? शून्य कर रहा है। बहुत आसान सी बात है। शून्य का मतलब अक्स का वह मान जिस मान पर पूरा का पूरा बहुपद 0 बन जाए, और जिस मान पर 0 बनेगा वही मान अक्स का क्या कहलाएगा? अक्स का वही मान क्या कहलाएगा? बहुपद का शून्य कहलाएगा। अब अक्स का वो मान जरूरी नहीं 0 ही हो, 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, -1/2 भी हो सकता है। इसका मतलब अक्स की कोई भी वैल्यू हो सकती है। उस वैल्यू को आपने बहुपद में पुट कर दिया तो बहुपद पूरा 0 हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा। समझ गए? और वो अक्स का मान बहुपद का शून्य कहलाएगा। आशा करता हूं बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। बहुपद के शून्य में किसी को कोई डाउट नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुपदी के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है? ज्यामितीय अर्थ देखो बच्चों, अभी ये बहुपद था, यहां जो पी एक्स है, पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी है, ये ए एक्स प्लस बी तो चलता है बच्चों अक्स अक्स पर, और जो पी एक्स है वो चलता है वाई अक्स पर। ए एक्स प्लस बी चलता है अक्स अक्स पर और पी एक्स चलता है वाई अक्स पर। तो देखो ज्यामितीय अर्थ में क्या होगा? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो जो पोलिनोमियल क्या होता है? देखो बहुपद का आलेख ग्राफ जहां अक्स अक्स को प्रतिच्छेद करे वो बहुपद का क्या कहलाएगा? शून्य कहलाएगा। यानी अक्स अक्स के प्रतिच्छेदी बिंदु क्या कहलाएंगे? बहुपद के शून्य कहलाएंगे, जीरो जो पोलिनोमियल कहलाएंगे। जहां ग्राफ अक्स अक्स को कट कर रहा है वो वैल्यू अक्स की क्या कहलाएंगी? बहुपद के जीरो यानी शून्य कहलाएंगी। देखो समझते हैं ग्राफ से। यहां देखो ये बहुपद का ग्राफ है बच्चों। इस बहुपद के ग्राफ में ये जो बहुपद चल रहा है ये अक्स को एक बार तो यहां काट गया, एक बार तो यहां काट गया। अब आप आगे बढ़ोगे, आगे देखो अक्स को कहीं नहीं काट रहा। इसका मतलब कितनी जगह काटा? एक ही जगह अक्स को काट रहा है। तो इसमें शून्य कितने होंगे? शून्य का कितने होंगे? एक शून्य होगा। अधिकतम कितने जीरोज होंगे? एक ही जीरो होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां देखो ये ग्राफ है, पी एक्स बराबर कोई भी पॉलिनोमियल है उसका ये ग्राफ है। ये ग्राफ देखो बच्चों आगे बढ़े तो पहली बार तो यहां काट रहा है और दूसरी बार यहां काट रहा है। इसका मतलब ये जो अक्स अक्स है इस अक्स अक्स को दो जगह काट रहा है। जो आपकी एक्स एक्सिस लाइन है इसको दो जगह काट रहा है। तो इसके शून्य कितने हो गए? कुल दो शून्य हो गए। कितने शून्य हो गए? कुल दो शून्य हो गए। टोटल दो शून्य हो गए क्योंकि ग्राफ क्या कर रहा है? एक्स एक्सिस को दो जगह काट रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां देखो, यहां से आप अगर स्टार्ट हो रहे हो तो देखो सबसे पहले ग्राफ यहां काट दिया एक्स एक्स को, फिर आप आगे बढ़े तो एक्स एक्स को यहां काट दिया, फिर आप आगे बढ़े तो वापस यहां काट दिया। इसका मतलब तीन बार तो काट चुका और तीन बार काटने के बाद फिर आप आगे बढ़े तो देखो ये ग्राफ कहां पहुंच गया? यहां पहुंच गया। तो आपके जीरोज कितने मिल गए? तीन जीरोज मिल गए। तो बहुपद के शून्य कितने हो गए? शून्य कितने हो गए? तीन हो गए। बहुत आसान है।
अगर ग्राफ एक्स अक्ष को एक जगह काट रहा है तो एक शून्य हो गया, दो जगह काट रहा है तो दो शून्य हो गए, तीन जगह काट रहा है तो तीन शून्य हो गए। यहां तक आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये ग्राफ यहां से रवाना हुआ और ये अभी वाई अक्ष को काट रहा है, एक्स अक्ष को नहीं काट रहा है, यहां वाई अक्ष को काट रहा है, तो इससे अपने को कोई मतलब नहीं। आप आगे बढ़ो, आप आगे बढ़ोगे तो देखो यहां एक्स अक्ष को काट गया और फिर आगे बढ़ गए, इसका मतलब एक्स अक्ष को कितनी जगह काट रहा है, ये एक ही जगह काट रहा है, तो इसके शून्य के कितने होंगे, शून्य के एक होगा। अब देखो ये एक्स की वैल्यू मान लो 1 और 2 हो, ये एक्स की वैल्यू अगर मैं मान लो 2 मान लू, तो इस बहुपद का जो एक्स का मान 2 होगा वही क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। यहां तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां देखो ये ग्राफ यहां से रवाना हुआ और इस ग्राफ को अगर मैं आगे बढ़ाता जाऊं तो यहां देखो ये एक्स अक्ष को टच कर गया, एक्स अक्ष को स्पर्श कर गया और फिर वापस ऊपर बढ़ गए। इसका मतलब ये एक बार एक्स अक्ष को स्पर्श कर गया, इसका मतलब ये हुआ कि इस बहुपद में एक शून्य विद्यमान है। शून्य कितने हो गए बच्चों इसके, एक शून्य विद्यमान है, तो शून्य कितने हो गए, एक शून्य किसमें विद्यमान हो गया। यहां तक अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे को बता सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये देखो इस ग्राफ में आगे बढ़े, एक बार काट दिया एक्स अक्ष को, फिर आगे बढ़े, दूसरी बार काट दिया एक्स अक्ष को, फिर आगे बढ़े, तीसरी बार काट दिया एक्स अक्ष को, फिर आगे बढ़े, चौथी बार काट दिया एक्स अक्ष को, फिर आगे बढ़े। इसका मतलब कितनी बार काट रहा है ग्राफ एक्स अक्ष को, 4 बार काट रहा है। तो इस बहुपद के शून्य कितने बन गए बच्चों, इसके शून्य बन गए 4। बहुत आसान है, जितनी जगह एक्स अक्ष को काटे उतने ही बहुपद के शून्य हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल उतने ही हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 गलत जवाब है आपका समीर, गलत जवाब है, 3 नहीं होंगे 4 होंगे, 3 गलत जवाब है। प्रीति सिंह बिल्कुल गलत जवाब है, 3 गलत है, 4 सही है। अधिकतर लोगों का जवाब 4 है, बिल्कुल सही है आपका जवाब। सोहनलाल 3 गलत जवाब है, 4 होगा। बलवीर सिंह 3 गलत जवाब है, 4 होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखो 4 जगह काट रहा है, बिल्कुल आपको दिख रहा है, एक बार काट दिया, दूसरी बार काट दिया, तीसरी बार काट दिया, चौथी बार काट दिया, 4 जगह काट दिया, इसका मतलब 4 जीरोज हो गए। कितना आसान है, ये गलत कर रहे हो आप। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहां देखो ये आगे बढ़े, ये रेखा है, ये एरो लगा हुआ है, मतलब रेखा है, ये लगातार चलती रहेगी, लाइन है ये एक्स अक्ष को बच्चों कहीं नहीं काटेगी, क्योंकि एक्स अक्ष के क्या है, ये समांतर है, पैरेलल है, और कहीं नहीं काटेगी। इसका मतलब इसमें शून्य के कितने हो गए, इसमें शून्य हो गए 0, कोई शून्य विद्यमान नहीं है, क्योंकि एक्स अक्ष को कहीं नहीं काट रही है लाइन, और कहीं नहीं काटेगी तो एक भी शून्य इसमें विद्यमान नहीं होगा। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, इसमें 0 हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक आशा करता हूं सबको समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं होगी। बिल्कुल सही है, 0 होगा। चलो बहुत बढ़िया, चलो पढ़ने पे ध्यान दो अब। द्विघात बहुपद के शून्य को और गुणांकों में संबंध, शून्य को और गुणांकों में क्या संबंध है ये आपको बताना है। देखो द्विघात बहुपद मैंने बताया था आपको, अधिकतम घातांक द्विघात बहुपद में क्या होगी, 2 होगी, और यहाँ देखो 2 ही है। ax स्क्वायर में अधिकतम घातांक क्या आ गई, 2 आ गई। यहाँ a नॉट इक्वल टू 0 लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो इसको कई लोग ध्यान नहीं देते, कई लोग इस पर गौर नहीं करते, ये क्या लिखा है। देखो बच्चों अगर px जो है इसमें अगर मैं a को 0 कर दूंगा, a को 0 कर दूंगा तो ये पद ही खत्म हो जाएगा, ये ax स्क्वायर का पद ही खत्म हो गया, और आपको px कैसा नजर आएगा, px ऐसा नजर आएगा bx प्लस c। अब आप मेरे को बताओ ये क्या द्विघात बचा, द्विघात नहीं बचेगा। द्विघात कब बचेगा, जब इसकी अधिकतम घातांक 2 होगी, और यहां आपकी अधिकतम घातांक 1 बन गई, तो ये एक घात बहुपद हो गया, इसका मतलब आपका रेखिक बहुपद बन गया। इसलिए बोला जाता है जो अधिकतम घातांक है उसका गुणांक 0 नहीं होना चाहिए, उसका कोएफिशिएंट जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर मान लो क्यूबिक पॉलिनोमियल में लिखूं, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में यानी त्रिघात बहुपद में जो अक्ष क्यूब का गुणांक होगा, अक्ष क्यूब का कोएफिशिएंट है, उसको 0 नहीं कर सकते, क्योंकि क्यूबिक है। अगर उसको 0 कर दिया तो वो क्यूबिक नहीं रहेगा, फिर और ही कुछ बन जाएगा। हो सकता है क्वाड्रेटिक बने यानी द्विघात बने, हो सकता है आपका रेखिक बहुपद बने, हो सकता है आपका
बिल्कुल, जैसे मान लो कि अचर पद ही विद्यमान हो, उसमें कोई चर पद हो ही ना, कैसा भी बन सकता है। इसका मतलब ये हुआ जो अधिकतम घात है उसका कोफिशिएंट, उसका जो गुणांक है वो 0 नहीं होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। द्विघात बहुपद के शून्यक मैंने मान लिए जो पी एक्स है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके शून्यक मान लिए मैंने अल्फा और बीटा। इसका मतलब यह है अगर आप इस पी एक्स में अक्स की जगह अल्फा रख दोगे तो भी पी एक्स का पूरा मान 0, और अक्स की जगह आप बीटा रख दोगे तो भी पी एक्स का पूरा मान 0। समझ गए? शून्यक का मतलब यही है। अब देखो यहां अल्फा प्लस बीटा, इसका मतलब शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा क्या होगा बच्चों? माइनस का बी अपॉन ए होगा। माइनस का बी क्या है? अक्स का गुणांक बी है, और यहां माइनस का साइन आपको लगाना है, तो शून्यकों का योग हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, और शून्यकों का जो गुणनफल होगा वो होगा बच्चों सी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? सी अपॉन ए हो जाएगा। तो यहां आप लिख सकते हो अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। सी क्या है? इसका अचर पद है, इस बहुपद का अचर पद सी है। कांस्टेंट टर्म को क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं। यहां तक आशा करता हूं किसी को कोई डाउट नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन करते हैं इन पे बेस। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखो शून्यक ज्ञात करने, शून्यक कैसे ज्ञात करें? मैंने मान लिया, माना पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये मैंने बहुपद मान लिया। अब इसके शून्य ज्ञात करने हैं, शून्य ज्ञात करने हैं तो ये बहुपद क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा उन वैल्यू पे। तो आप बोल सकते हो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 को यदि मैं ऐसा लिख दूं, देखो यहाँ गुणा करने पे 10 गुणा 1 10 आने चाहिए, और जोड़ने पे 7 आना चाहिए। इसका मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मतलब बीच वाले पद को स्प्लिट यानी तोड़ के अपन इसके फैक्टर कर रहे हैं, गुणनखंड कर रहे हैं। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 हो गया। तो देखो इसको मैंने ऐसा लिख दिया। यहां देखो क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ गया। यहां x कॉमन आ गया तो ये x बच गया, ये 5 बच गया। और यहां देखो इन दोनों में 2 कॉमन आ गया, और 2 कॉमन आते ये बन गया x प्लस 5। अब देखो बच्चों इन दोनों पदों में फिर से x प्लस 5 कॉमन आ गया, फिर से क्या आ गया? x प्लस 5 कॉमन आ गया। तो आप लिख सकते हो x प्लस 5 को तो एक तरफ, यहां बचा x और यहां बचा प्लस का 2। तो आपका जो px है वो क्या बन गया? 5x प्लस x प्लस 5 और x प्लस 2 बन गया। तो आप px को लिख सकते हो, px जो है वो x प्लस 5 प्लस x प्लस 5 इंटू x प्लस 2 बन गया। अब इस बहुपद के आपको शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य का मतलब ये बहुपद 0 होना चाहिए। अब देखो दो पदों का गुणनफल यदि 0 हो रहा है तो उन दोनों पदों को 0 होना पड़ेगा। तो अतः आप ऐसा मेंशन कर सकते हो शून्यकों के लिए पी एक्स के शून्यकों के लिए, पी एक्स के शून्यकों के लिए क्या करना है आपको? पी एक्स को 0 पुट करना है। पी एक्स को 0 पुट करना है तो देखो जो पी एक्स आपका है क्या है? पी एक्स एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 2, तो मैंने लिख दिया दिस इंप्लाइज दैट पी एक्स बराबर एक्स प्लस 5 और एक्स प्लस 2 का मान क्या होना चाहिए बच्चों? 0 होना चाहिए। अब देखो दो पदों का यदि गुणनफल 0 है, इसका मतलब ये होगा कि पहला पद और दूसरा पद दोनों को 0 होना पड़ेगा, दोनों को 0 होना पड़ेगा। तो देखिए अतः x प्लस 5 भी क्या होगा? 0 होगा, और x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू माइनस का 5 आ जाएगी। और x प्लस 2 भी क्या होगा? 0 होगा, और यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस 2 आ जाएगी। तो देखो x की वैल्यू -5 और -2 आ गई। तो देखो क्या हो गया, इसलिए अल्फा की वैल्यू बच्चों -5 बन गई, और बीटा की वैल्यू क्या बन गई? -2 बन गई। अल्फा -5 और बीटा -2। इसका मतलब जो -5 और -2 है वो आपके बहुपद पी एक्स
के क्या बन गए, शून्य बन गए। और पी एक्स क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य क्या बन गए बच्चों, -5 और -2 बन गए। अब इन्होंने बोला है इनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब क्या संबंध होता है ये मैंने आपको बता ही दिया था। देखिए सत्यता की जांच और कर लेते हैं। शून्य को द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद के शून्य को तथा गुणांकों में संबंध। अब देखो संबंध क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए। तो देखो अल्फा आया था -5, बीटा आया था -2 और बी क्या है, यहां बी की वैल्यू 7 है बच्चों। देखो ये फॉर्मेट क्या होता है पी एक्स का, पी एक्स का फॉर्मेट ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। द्विघात बहुपद का एक जो जनरल इक्वेशन है, जनरल फॉर्मेट है, वो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के जैसा है। तो देखो यहाँ ए तो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब ए क्या हो गया, 1 हो गया। बी क्या है, एक्स का गुणांक क्या है बी 7 हो गया। और सी क्या है, अचर पद है, तो सी क्या हो गया, 10 हो गया। यहां से ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 7 है और सी की वैल्यू 10 है। इनको लिख देते हैं। देखिए माइनस का बी अपॉन है तो माइनस का 7 और ए की वैल्यू अभी 1 आई थी, तो क्या हो गया ये माइनस का 7 बराबर माइनस का 7। देखिए माइनस का 7 माइनस के 7 के बराबर है, इसका मतलब ये संबंध जो है वो सत्य है। और दूसरा और देख लेते हैं, ये तो आ गया योग, और क्या है, और गुणनफल है इनका। गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। देखिए आप गुणनफल -5 गुणा -2, ये हो जाएगा सी का मान 10 आया। देखिए आप सी का मान क्या है, 10 है और ए का मान 1 है, तो इसको क्या लिख सकते हो, 10/1। तो मैंने लिख दिया 10/1। तो देखिए यहां से माइनस माइनस प्लस हो गया और ये बन गया 10 बराबर 10। ये भी क्या हो गया बच्चों, सत्य हो गया। तो आप बोल सकते हो अतः अतः बहुपद के गुणांकों के मध्य गुणांकों व शून्य को के मध्य संबंध सत्य है। सत्यता की जांच ही आपको करनी थी और संबंध क्या हो गया बच्चों, सत्य हो गया, सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बहुपद एक्स स्क्वायर -3 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सेम क्वेश्चन है। यहां देखो जनरल इक्वेशन क्या होती है द्विघात बहुपद की, ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहां देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो यहाँ ए तो आ गया 1। यहाँ बच्चों एक्स का गुणांक बी है और यहाँ एक्स का पद ही नहीं है, इसका मतलब अक्स 0 नहीं है। अगर अक्स 0 हो जाता तो ये पूरा ही खत्म हो जाता, फिर ये एक्स स्क्वायर भी नहीं आता। इसका मतलब जो बी एक्स है उसमें अक्स 0 नहीं है, इसका मतलब क्या 0 है, बी का मान 0 है। जो गुणांक है एक्स का वो क्या है, 0 है, और बी 0 हो गया तो बीच वाला पद खत्म हो गया। और जो सी कॉन्स्टेंट टर्म है यहाँ क्या है बच्चों, सी की वैल्यू -3 है। सी की वैल्यू क्या है, -3। ये बाद में काम आएंगे जब गुणांकों के मध्य संबंध की बात करेंगे। यहां पहले शून्य देखो, बहुपद पी एक्स बराबर है आपका एक्स स्क्वायर -3। अब इसके शून्य चाहिए, शून्य चाहिए तो देखो शून्यकों के लिए क्या होना चाहिए, पी एक्स को 0 होना पड़ेगा। पी एक्स 0 होगा तो आप बोल सकते हो एक्स स्क्वायर -3 को भी क्या होना पड़ेगा,
जीरो होना पड़ेगा, और जीरो होना पड़ेगा तो आप बोल सकते हो एक्स स्क्वायर की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, 3 होना पड़ेगा, क्योंकि जो -3 है इधर आके क्या हो जाएगी, प्लस का 3 हो जाएगी। यहां तक बात समझ में आ रही होगी। समझ नहीं आया, क्या बात हो गई, क्यों नहीं आ रहा समझ में? चलिए एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं। यहां एक्स स्क्वायर -3 है, एक्स स्क्वायर -3 में देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है बच्चों, a है, तो यहाँ a का मान 1 हो गया, बिल्कुल आसान है, a का मान क्या हो गया, 1 हो गया। अब देखिए यहाँ अक्ष की कोई पद विद्यमान नहीं है, अक्ष का कोई भी पद विद्यमान नहीं है, और अक्ष का कोई पद विद्यमान नहीं होगा तो आप देखो या ये बोल सकते हो सर या तो अक्ष का मान 0 है या फिर b 0 है। तो यहां देखो अक्ष तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि यदि अक्ष 0 हो गया तो ये पद भी खत्म हो जाना चाहिए था, ये पद भी नहीं आना चाहिए था, और चूंकि ये पद आ रहा है इसका मतलब अक्ष तो 0 है नहीं, और अक्ष 0 नहीं है तो दूसरा ऑप्शन क्या है अपने पास, b को 0 करने का, इसका मतलब क्या हुआ, b 0 हो गया, तो देखो दूसरा क्या हो गया, b को 0 कर दिया। और तीसरा देखो जो कांस्टेंट टर्म है, जो आपका अचर पद है वो क्या है, यहां -3 है, तो अचर पद को मैंने -3 लिख दिया। सबसे आसान कंसेप्ट है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलिए चलिए यहां तक बताओ, कोई डाउट हो तो बता सकते हो। यहां एक्स स्क्वायर बराबर 3 आ गया। अब देखिए यहां स्क्वायर है, और स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या लगेगा, स्क्वायर रूट लगेगा, वर्ग हटाओगे तो वर्गमूल हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब देखो बच्चों यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, अगर आप यहां से स्क्वायर हटा देते हो और इधर रूट लगता है तो प्लस और माइनस के दोनों साइन आएंगे, आप भूल मत जाना। प्लस और माइनस क्यों आएंगे, आप प्लस वैल्यू रखो यहाँ या फिर माइनस वैल्यू रखो, दोनों में ही स्क्वायर क्या मिलेगा, प्लस का 3 मिलेगा, तो यहाँ प्लस और माइनस लगाना मत भूल जाना। तो देखो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, अतः एक्स की वैल्यू क्या हो गई, एक तो हो गई √3 और एक हो गई माइनस का √3। तो आप बोल सकते हो शून्य जो होंगे, शून्य क्या क्या हो गए, शून्य हो गए √3 और माइनस का √3। आप बोल सकते हो कि जो अल्फा है वो मेरा √3 बन गया, और जो बीटा है वो क्या बन गया, माइनस का √3 बन गया। सबसे आसान है, यहां तक कोई डाउट हो तो आप बता सकते हो। अल्फा हो गया √3, बीटा हो गया माइनस का √3। अब देखो शून्य को और गुणांकों के मध्य संबंध, शून्य को तथा गुणांकों के मध्य शून्य को तथा गुणांकों के मध्य संबंध, देखिए क्या होगा, संबंध ये कहता है कि जो अल्फा प्लस बीटा होगा वो माइनस का b/a होगा। आप देखिए वैल्यू पुट कीजिए, अल्फा की वैल्यू √3 है, बीटा की वैल्यू माइनस का √3 है, बराबर माइनस बी की वैल्यू क्या है बच्चों, यहां देखो बी की वैल्यू मैंने 0 लिख रखी है, बी क्या है 0 है, तो आप लिख दो यहां बी क्या है 0 बटे ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू यहां देखो 1 है, तो ए की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, 1 हो गया। अब देखिए प्लस का √3 और माइनस का √3 ये क्या हो गया 0 हो गया, और ये 0/1 भी क्या हो गया 0 हो गया, 0 बराबर 0 सत्यापित हो गया। इसका मतलब गुणांक और शून्यों के मध्य संबंध क्या है, बिल्कुल सही संबंध है। अब चलिए आगे, अब देखो जो गुणनफल है वो क्या होना चाहिए, C/A होना चाहिए। C/A है तो आप लिख सकते हो अल्फा है रूट का √3, बीटा है माइनस का √3। अब देखो C की वैल्यू क्या आ रही है, C की वैल्यू आ रही है -3 और A की वैल्यू आ रही है 1, तो आप बोल सकते हो C है -3 बटे ए की वैल्यू 1 है, तो यहां से देखो √3 गुणा माइनस √3 अगर आप करोगे तो -3 मिलेगा, और ये भी -3, इसका मतलब -3 के बराबर है, तो संबंध क्या हो गया, सही संबंध हो गया। आप लिख सकते हो अतः इस बहुपदीय शून्य को और गुणांकों के मध्य संबंध बिल्कुल सत्य है, सत्यता की जांच बिल्कुल सही है, संबंध क्या हो गया, सत्य हो गया। अतः बहुपद
बहुपद में शून्य को तथा गुणांकों, बहुपद में शून्य को तथा गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। क्वेश्चन की एंडिंग आपको इस प्रकार से बनानी है, गुणांकों के मध्य संबंध क्या है, सत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक कोई डाउट नहीं होगी। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 हो। देखो पिछले क्वेश्चन में आपको द्विघात बहुपद दे रखा था, उसके शून्य का आपको पूछे थे, शून्य का आपने बताए थे, और यहाँ शून्य देके द्विघात बहुपद पूछ लिया। क्वेश्चन दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, पहले बहुपद दे दिया, शून्य पूछ लिए, अब शून्य दे दिया और बहुपद पूछ लिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबसे आसान क्वेश्चन है ये। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 हो। देखिए कैसे करें, यहां बहुपद के, या फिर आप पहले ये लिख सकते हो माना बहुपद के शून्यक, आप ये भी लिख सकते हो माना बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा है। क्या है बच्चों, अल्फा और बीटा है। बहुपद के शून्य क्या है, अल्फा और बीटा है। अतः प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न के अनुसार क्या लिख सकते हो आप, प्रश्न ये बोल रहा है कि जो शून्यकों का योग है वो तो -3 है, और जो शून्यकों का गुणनफल है वो क्या है, 2 है। तो यहाँ शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, ये होता है -b/a, और ये दे रखा आपको -3। अब देखिए आप, यहाँ हर में a है और यहाँ हर में कुछ नहीं है, तो मैं 1 लगा सकता हूँ, 1 लगा सकता हूँ। अब देखिए, और जो शून्यकों का गुणनफल है अल्फा बीटा वो क्या होता है, c/a, वो क्या होता है बच्चों, c/a, और ये आपको दे रखा है 2, गुणनफल 2 है और योग -3 है। योग को लिख दिया मैंने -3 और गुणनफल को लिख दिया 2। यहाँ भी इसके बटे में a है और इसके बटे में कुछ नहीं है, तो मैंने a लगा दिया। अब देखो इसको मैं बोल रहा हूँ समीकरण 1 और इसको बोल रहा हूँ समीकरण 2। समीकरण 1 व समीकरण 2 में 2 से ए, बी व सी की तुलना करने पर, तुलना कर लीजिए आप, सबसे आसान तरीका यह है, ए, बी व सी की तुलना करने पर। अब देखिए तुलना कीजिए, यहां देखो तुलना कैसे करनी है। देखो बच्चों, यहां इसके बटे में भी ए आ रहा है और इसके बटे में भी ए आ रहा है, इसका मतलब दोनों का हर समान है। दोनों का हर समान है तो आपको यहां समान बनाना पड़ेगा। यहां तो समान है, पहले से ही मौजूद है, अगर समान नहीं होता तो बनाना पड़ता, बना लेते, वो आगे चर्चा करेंगे कैसे बनाएंगे समान। तो देखो यहां तो क्या है, हर दोनों जगह समान है, तो ए की वैल्यू तो क्या हो गई, ए का मान तो 1 हो गया। देखिए आप, ए का मान तो हो गया बच्चों 1 और सी का मान क्या हो गया 2। यहां ए का मान 1 है और बी का मान कितना है, देखो -b बराबर -3 है, -b बराबर -3 है, तो b का मान क्या हो गया, 3 हो गया। तो आप लिख सकते हो, अतः a बराबर तो क्या हो गया, 1 हो गया, a का मान 1 आ रहा है, c का मान कितना आ गया, 2 आ गया, और जो -b है वो -3 आया। तो आप इसको लिख सकते हो कि जो b है वो क्या है, +3 है। a का मान 1 है, b का मान +3 है और c का मान क्या आ गया, 2 आ गया। यहां लिखने में गलती मत कर देना, अगर यहां लिखने में गलती कर दी तो क्वेश्चन गलत होने से कोई नहीं बचा सकता। ढंग से कंपेयर करना है, इसका मतलब हर समान है तो समान बना लो, या तो दे देगा समान, और समान नहीं देगा तो आपको समान बनाना पड़ेगा। यहां कंपेयर की, तुलना की, तो ए का मान 1 आ गया, सी का मान 2 आ गया और बी का मान 3 आ गया। अब देखो
द्विघात बहुपद बनाना है, द्विघात बहुपद बनाना है तो देखो, अतः द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद का सामान्य समीकरण, द्विघात बहुपद सामान्य तौर पे कैसा रहता है बच्चों? द्विघात बहुपद सामान्य तौर पे ऐसा रहता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, और यहाँ ए जो है वो जीरो नहीं होगा, ए का मान जीरो नहीं होता। तो देखो आप रख दो एबीसी का मान, तो यहाँ से पी एक्स हो गया, ए का मान क्या है 1 है, तो 1 लगाने की जरूरत है नहीं, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, तो ये तो लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर। अब देखो बी का मान 3 है, प्लस का 3 ये एक्स हो गया, और सी का मान 2 है, प्लस का 2 हो गया। तो आपका द्विघात बहुपद क्या बन गया बच्चों? द्विघात बहुपद हो गया पी एक्स पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये आपका द्विघात बहुपद बन गया। और आप लास्ट में लिख देना अतः अतः द्विघात बहुपद, अतः द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2 होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है या होगा, कुछ भी लिख सकते हो। यहां तक आशा करता हूं सबको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे को बता सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग 1/4 और गुणनफल 1 माइनस का 1 हो। देखिए सेम क्वेश्चन है, और सेम क्वेश्चन को पिछले क्वेश्चन की तरह ही आपको सोल्व करना है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही हल करना है। पिछले क्वेश्चन में बहुपद के शून्य माने थे अल्फा और बीटा, इस बार भी यही मान लेते हैं। माना बहुपद के शून्य के, माना बहुपद के शून्य के अल्फा तथा बीटा है। माना बहुपद के शून्य क्या है? अल्फा तथा बीटा है। अब देखो प्रश्नानुसार, अतः प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न के अनुसार आप क्या बोल सकते हो? शून्यकों का योग क्या है बच्चों? 1/4। तो आप बोल सकते हो अल्फा प्लस बीटा बराबर है 1/4, और ये होता है माइनस का b/a। और देखो अल्फा इंटू बीटा जो गुणनफल है वो है, गुणनफल क्या है? -1, और ये होता है c/a। गुणनफल आपको दे रखा है -1, और ये हो गया c/a। अब देखो यहाँ इसके बटे में 1 लगा सकता हूं। यहां देखो एक का मान 1 है और यहां एक का मान 4 है। यहां देखो एक का मान समान नहीं है, इसका मतलब हर किसी का ही समान नहीं है, तो आपको समान बनाना पड़ेगा, क्योंकि तुलना करके क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप यहां समान बनाओ। देखो कैसे बना सकते हो समान। देखिए समान कैसे बनाए, आप इसको ऐसा लिख सकते हो -1/1 गुणा, ऊपर भी 4 से गुणा कर दो, नीचे भी 4 से गुणा कर दो। अगर किसी भिन्न संख्या को आप अंश और हर में समान संख्या से गुणा कर देते हो तो भिन्न पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब भिन्न अपरिवर्तित रहेगी। मैंने अंश को भी 4 से गुणा कर दिया और हर को भी 4 से गुणा कर दिया, और ये भिन्न बन गई c/a दे रखी है, और ये क्या बन गई बच्चों? -4/4, और ये बन गया c/a। अब यहां देखो आप, यहां देखिए c का मान आ गया 4, ओ सॉरी a का मान यहां भी 4 है और यहां भी क्या है? 4 है। तो आप बोल सकते हो जो कॉमन था, जो विनिष्ट था, वो दोनों जगह क्या हो गया? समान हो गया। इसका मतलब दोनों में ही हर क्या हो गया बच्चों? समान हो गया। अब आप बोल सकते हो a का मान तो क्या है? 2 है, a का मान तो क्या है? 2 4 है, अतः अतः a बराबर 4 है, b बराबर क्या है? अब देखो b क्या है?
अगर a 4 है तो b की वैल्यू क्या होगी, -1 हो जाएगी। देखिए आप, माइनस माइनस बी बराबर 1 दे रखा है तो b की वैल्यू क्या हो गई, -1 हो गई। और जो c है वो क्या है, -b बराबर 1 दे रखा है तो b की वैल्यू -1 हो गई। और c की वैल्यू क्या हो गई, c की वैल्यू भी -1 हो गई। तो यहां लिख सकते हो c की वैल्यू -1। तुलना आपको ढंग से करनी है। तुलना करने पर a की वैल्यू मेरे को 4 मिल रही है। a की वैल्यू देखो यहाँ 4 हो गई, यहाँ भी 4 हो गई। यहाँ -b बराबर 1 आ रहा है तो b की वैल्यू क्या हो गई, -1 हो गई। और यहाँ c की वैल्यू -4 आ रही है। c की वैल्यू क्या हो रही है, देखिए यहाँ से c की वैल्यू, सॉरी ये गलत लिख दिया, -4 होगी। c की वैल्यू क्या होगी, -4, क्योंकि ये जो गुणा किया है तो c की वैल्यू 1 नहीं -4 बन गई। केयरफुली आपको लिखना है, तुलना ढंग से करनी है। अगर तुलना करने में गलती कर दी तो क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। अब देखो, द्विघात बहुपद का जो सामान्य समीकरण होता है वो क्या होता है, द्विघात बहुपद का सामान्य समीकरण क्या होता है बच्चों, द्विघात बहुपद का सामान्य समीकरण होता है पी एक्स बराबर हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखो वैल्यू पुट कर दो, पी एक्स क्या हो गया, पी एक्स में ए की वैल्यू 4 है तो ये हो गया 4x स्क्वायर, बी की वैल्यू -1 है तो माइनस का x हो गया, और सी की वैल्यू -4 है तो -4 हो गई। एक बार मैं इसको दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए थोड़ी तुलना करने में और इसके हर को समान करने में एक बार और रिवाइज कर देते हैं। देखो द्विघात बहुपद है जिसके शून्यकों का योग 1/4 दिया है और गुणनफल -1 दिया है। मैंने बहुपद के शून्य मान लिया अल्फा और बीटा। तो देखो प्रश्न क्या बोल रहा है कि शून्यकों का जो योग है वो 1/4 है। तो मैंने बोल दिया कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो 1/4, और ये होता क्या है, माइनस का a/b होता है, माइनस का b/a होता है। तो देखो 1/4 क्या बन गया, -b/a, और जो शून्यकों का गुणनफल है वो -1 क्वेश्चन में दिया है, और ये क्या होता है, c/a होता है। यहां देखिए a का मान 4 बन रहा है और a का मान यहाँ पे +1 बन रहा है। जो दोनों जगह हर क्या है, समान है, और हरों के मान अलग अलग हैं। तो हर समान इसका मतलब a है, और मान अलग अलग 4 और 1 है, तो इनको भी क्या करना पड़ेगा, आपको समान करना पड़ेगा। अब देखिए मैंने समान करने की कोशिश की, यहाँ 4 है और यहाँ 1 को मैं 4 आसानी से बना सकता हूँ। आप 4 को भी 1 बना सकते हो, ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। इस 4 को 1 में भी परिवर्तित कर सकते हो, पर यहाँ ऊपर फ्रैक्शन बन जाएगा, ऊपर दशमलव में संख्या बन जाएगी। तो इसलिए क्या करोगे आप, दूसरे वाले को चेंज कर लो। जो 1 है इसको 4 बनाओ। देखो 1 को मैं 4 बनाऊंगा तो 4 से गुणा कर दूंगा, और हर को 4 से गुणा किया तो अंश को भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। और आपकी भिन्न बन गई बच्चों -4/4 और c/a। अब देखिए आप दोनों समीकरणों में तुलना करोगे तो देखो a का मान तो हो गया 4, a का मान यहां से भी 4 आ रहा है, यहां से भी 4 आ रहा है, इसका मतलब a का मान तो हो गया 4। और -b क्या कह रहा है, -b ये कह रहा है कि मेरी जो वैल्यू है, मेरा जो मान है वो क्या है, 1 है। तो -b बराबर हो गया 1, तो b का मान क्या हो गया बच्चों, -1। यहां तक आशा करता हूं सबको समझ में आया होगा। अब देखिए c का मान देखो यहाँ परिवर्तित कर रखा है, ये यहां से कंपेयर मत कर लेना, गलत हो जाएगा। जैसा लिख दिया था अभी, वो यहां से कंपेयर करके लिख दिया -1, वो गलत होगा। यहां देखो परिवर्तित करने के बाद c की वैल्यू -4 बनी, c की वैल्यू -4 बनी तो c की वैल्यू क्या हो गई, -4 हो गई। अब देखिए द्विघात बहुपद का जो सामान्य समीकरण होता है वो किस पैटर्न का होता है, ax² + bx + c के पैटर्न का होता है। यहाँ a की वैल्यू 4 है तो 4x² हो गया, b की वैल्यू -1 है तो माइनस का x हो गया, और c की वैल्यू -4 है तो c की वैल्यू क्या हो गई, -4 हो गई। यहां तक बताइए, कोई डाउट हो तो आप मेरे को बोल सकते हो। आशा करता हूं सबको समझ में आया होगा। अतः अतः द्विघात बहुपद px बराबर 4x² -x -4। आपको एंड में लिख देना कि जो द्विघात बहुपद बना वो क्या बन गया बच्चों, 4x² -x -4 है। यहां तक कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। बिल्कुल ठीक है, 4x² -x -4 बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक है।
जोटराम पढ़ने पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, फालतू के कमेंट नहीं करने आपको। जोटराम कौन है, पढ़ाई पे ध्यान दो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य के 1/4 वह शून्य का गुणनफल -1, ये तो पिछला ही क्वेश्चन था। हाँ ये सेम क्वेश्चन है बच्चों, दोबारा रिपीट हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग √2, शून्यकों का योग √2 व शून्यकों का गुणनफल 1/3 हो। अब देखो मैंने मान लिया, माना बहुपद के शून्य के बहुपद के शून्य के अल्फा व बीटा है। क्या है बहुपद के शून्य के, अल्फा व बीटा है। तो देखो अतः प्रश्नानुसार अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, एक बार और समझ लीजिए, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ध्यान से समझने की कोशिश करें। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस का b/a, और ये आपको दे रखा है √2, शून्यकों का योग दे दिया √2, और देखो क्या होगा, इनका गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या होगा बच्चों, c/a होगा, और ये आपको दिया है 1/3। यहां से देखिए इसको मैं लिख सकता हूं /1। यहां देखो a का मान 3 है और यहां a का मान 1 है। इसका मतलब हर को फिर से क्या करना पड़ेगा, समान करना पड़ेगा। तो देखिए मैं यहां समीकरण दे रहा हूं, इसको समीकरण 1 बोल देता हूं, इसको समीकरण 2 बोल देता हूं। आप इस 3 को 1 बनाने की कोशिश करोगे तो ऊपर दशमलव में संख्या आ जाएंगी। तो आप 1 को 3 नहीं बनाओगे, यहां जो 3 को 1 नहीं बनाओगे, और एक जो दूसरी समीकरण में जो 1 है उसको 3 बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए समीकरण 2 से लिखो आप यहां, समीकरण 2 से क्या आ रहा है, माइनस का b/a जो है वो √2/1 है। मैं इसको 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देता हूं, इसका मतलब अंश और हर दोनों में गुणा कर दिया। तो देखो क्या हो गया, गुणा कर दिया तो क्या बन गया, माइनस का b/a बन गया 3√2/3। अब देखिए आप तुलना कीजिए, देखो समीकरण 1 को मैंने इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, इसको मैं समीकरण 3 बोल देता हूं। और समीकरण 2 आपका क्या था, c/a बराबर 1/3, और समीकरण 3 बना माइनस का b/a बराबर 3√2/3। यहां देखो a का मान 3 है, यहां भी a का मान 3 है। यही अपना उद्देश्य था, जो समान है उभयनिष्ठ उसको क्या करना है, समान करना है। अब देखिए अतः समीकरण 1 व समीकरण 3 से तुलना करने पर एक और 3 से तुलना करो। देखो बच्चों 1 और 3 से तुलना करने पर क्या होगा, a का मान तो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, b का मान देखो, पहले c का मान लिख देते हैं, पहले c का मान लिख देते हैं क्योंकि c का मान प्लस में आ रहा है। c का मान कितना हो गया, c का मान प्लस का 1 आ रहा है, तो c का मान पहले लिख दो आप, c का मान क्या हो गया, 1 हो गया। अब देखिए यहां से माइनस b बराबर क्या है, 3√2 आ रहा है, माइनस b बराबर क्या हो गया, 3√2 हो गया। तो आप बोल सकते हो कि जो b होगा वो क्या होगा, माइनस का 3√2 होगा। जो b होगा वो क्या होगा बच्चों, माइनस का 3√2 होगा। तो देखिए समीकरण जो है, द्विघात समीकरण जो है उसकी जनरल इक्वेशन क्या होगी, द्विघात समीकरण की द्विघात समीकरण का सामान्य है।
द्विघात बहुपद का सामान्य प्रारूप क्या होगा, पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और यहाँ देखो ए जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, ए जीरो होना भी नहीं चाहिए, अपना जीरो है भी नहीं। तो देखिए आप, अतः जो पी एक्स आपका बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों, 3 एक्स स्क्वायर। यहाँ से बी की वैल्यू क्या आ रही है, -3√2 एक्स, और सी की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो आपका जो द्विघात बहुपद बना वो क्या बन गया, 3 एक्स स्क्वायर -3√2 एक्स प्लस का 1 द्विघात बहुपद हो गया। तो आप बोल सकते हो अतः द्विघात बहुपद 3 एक्स स्क्वायर -3√2 एक्स प्लस का 1 होगा। क्या होगा बच्चों, 3 एक्स स्क्वायर -3√2 एक्स प्लस का 1 होगा। यहां तक किसी को डाउट है तो आप बता सकते हो। आशा करता हूं यहां तक सबको समझ में आया होगा। अब देखो आपको एक काम करना है, आपकी जो बुक है एनसीईआरटी की, उसमें इस टाइप के काफी क्वेश्चन दे रखे हैं, एक्सरसाइज में भी दे रखे हैं, कुछ एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। तो आपको आज उन क्वेश्चनों को इसी पैटर्न से इसी तरीके से सबको सोल्व करना है। और किसी क्वेश्चन में अगर डाउट आए तो आप मेरे को कल कमेंट करके बताएंगे। अब देखो आपका जो ये टॉपिक चल रहा है बहुपद, इस बहुपद के क्लास नोट्स की जो पीडीएफ है, ये जो प्रैक्टिस के लिए जो पीडीएफ है, वो पीडीएफ आपको मिशन ज्ञान ऐप पर मिल जाएगी। इसके लिए क्या करना, आपको मिशन ज्ञान ऐप को डाउनलोड करना है और डाउनलोड करके वहां से इस बहुपद की पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। उस पीडीएफ में काफी क्वेश्चन है, आपके वैकल्पिक टाइप के भी हैं और लघुतरात्मक प्रकार के भी क्वेश्चन है। इसका मतलब एग्जाम को ध्यान में रखते हुए वो सीट तैयार की गई है। और उस सीट को अगर आप बहुत ढंग से सोल्व कर लोगे, अच्छे से सोल्व कर लोगे, तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आप मिशन ज्ञान ऐप डाउनलोड करेंगे, वहां से पीडीएफ डाउनलोड करेंगे और उस पीडीएफ को हल करने की कोशिश करेंगे। जितने क्वेश्चन आज यहाँ हो गए, जितने टाइप के क्वेश्चन हो गए, कम से कम उतने टाइप के क्वेश्चन तो कल तक खत्म हो जाने चाहिए उस सीट से। और बाकी कल फिर मिलेंगे इसी टॉपिक को कंटिन्यू करके। कल तक के लिए आपको गुड बाय।